लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो कि पॉलिटी का है, घटना चक्र है। घटना चक्र में सबसे पहले 2022 का है। पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, मतलब भारत में संवैधानिक विकास, जैसे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन के सरकार ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाना स्टार्ट किया 1773 से। तो वहीं धीरे धीरे क्या बना, एक संविधान, भारत में संविधान बनने का नींव रखा है उसी से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक को, और ये सीरीज चलेगा। एक हम लोग का बुक का ये पूरा पॉलिटी का बुक ख़त्म हो जाएगा लगभग 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ में। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और इसके साथ साथ रेलवे एसएससी का भी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सबसे पहले उसके नोट्स हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और उस पर फिर उसी नोट्स मतलब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे एग्ज़ाम में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, भारत में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। एक पीरियड रहा 1773 से 1853 तक। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम लाया गया। ठीक है, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आना स्टार्ट हुआ और 1853 हर 20 साल पे लगभग आया। ठीक है, उसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम उसके बाद आना लगा। मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, वहाँ का राजा या रानी जो थे उनके हाथ में यहाँ का शासन चला गया। कहाँ का? भारत का। ठीक है, वो 1858 से जब तक भारत आज़ाद हुआ 1947 तक, तब तक चार्टर जो आया वो कहाँ से आया? क्राउन के अधीन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी के शासन है तो पारित अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम पारित हुए। सबसे पहला अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर थे को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया पद के नाम से, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना 5 वर्ष रखा गया। अब क्या हुआ कि एक बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके अधीन में, क्योंकि बंगाल में था, मद्रास में था और बम्बे में था, तीनों जगह कहाँ था, एक एक गवर्नर थे सब। लेकिन इन दो, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जो थे, ये क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनाया गया 1773 में, उसके अधीन कर दिया गया बाकी दो को। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, और इस तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग और मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य, जो 4 सदस्य नियुक्त हुए थे, ये चारों सदस्य का नाम ये रहा। ठीक है, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन के अधिकार दिया गया। इसमें क्या किया गया, सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इससे प्रमुख मामले जैसे कि विदेश नीति में मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी इसके अधीन कर दिया गया। मतलब कि जैसे विदेश का मामला, जैसे कि किस पे, मतलब कि किसको हड़पना है, किससे युद्ध करना है, ये किससे पूछ के करेंगे? बंगाल के गवर्नर के, आपातकाल को छोड़कर, ये स्थिति छोड़ के। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अर्ध न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन से, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे बने थे। कौन से बने थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये ऐसा कदम उठाया गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में लाया गया,
जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां तो उसको सुधारने के लिए द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इसमें क्या है, पहले में था कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कंपनी ही देख रहा था, लेकिन इसमें क्या किया, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल की को कंपनी का व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये तो कंपनी का जो व्यापारिक मामले देखा जाता था वो कौन, कंपनी के लोग देखते थे, लेकिन राजनीतिक मामले इसके बाद जो बनाया गया वो कौन देखता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का एक गठन किया गया जो ब्रिटिश सरकार था उसके अधीन थे, मतलब ब्रिटिश शासन सरकार के अधीन ये काम करते थे। ठीक है, उसके बाद 1786 अधिनियम एक्ट एक आया। गवर्नर जनरल को क्या दिया, एक विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने, जो परिषद सुझाव देता था तो उसको वो मानने से इनकार कर सकते थे। ये एक विशेष परिस्थिति में विशेष मतलब अधिकार दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसके बाद अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ, अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। जैसे कि इससे पहले वाले में क्या था, जैसे 1784 में जो इंडिया एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, इनमें क्या था कि महारानी जो थी क्राउन के अंदर में ये प्रधान सेनापति काम करता था, वहीं से एक नियुक्ति होता था, वही आता था। लेकिन अब किसको दे दिया गया, 1786 में किसको दे दिया गया, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस पहला गवर्नर बन रहा था, इसी के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल ये कॉर्नवालिस आया, ये अपना शर्त रखा था। ठीक है, ये दोनों अधिकार जो दिया गया दोनों, वो किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। तभी ये बोला था हम तभी जाएंगे जब ये दोनों अधिकार हमको मिलेगा। 1793 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कंपनी और 20 साल यहाँ पे व्यापार करे, शासन करे। उसके बाद 1873 में एक चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद, 1793 के बाद। पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या किया गया, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध किया गया, किस पे, भारतीयों की शिक्षा पर। कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी में जो भारतीय एकाधिकार था कंपनी के पास, कि केवल जैसे कि यूरोप से एक ही कंपनी आके यहाँ व्यापार कर रही थी, इंग्लैंड से, लेकिन वहाँ पर और सारे भी कंपनी था, वो भी आके व्यापार करना चाहता था सब। तो क्या हुआ, यहाँ का अधिकार जो अकेले पाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ख़त्म कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ और चाय का व्यापार उसका अधिकार बना रहा इस अधिनियम में। ठीक है, और दूसरा कंपनी भी इंग्लैंड के आ सकता था, अब वो चाय और चीन के साथ छोड़ के बाकी व्यापार कर सकता था। ठीक है, उसके बाद फिर 20 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट एक बार आया, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो अब क्या हो गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब वो तो था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उसको क्या गया, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, इस चार्टर एक्ट से। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। इसमें एक और प्रावधान किया गया, देश की शासन प्रणाली के लिए केंद्रीकरण किया गया। इसमें शासन प्रणाली, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। पहले कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक है, इसके बाद कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के जो चीन के साथ इसका व्यापार था और चाय का व्यापार, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब इंग्लैंड की कंपनी, कोई अदर भी कंपनी जो वहाँ से आएगी, वो इस व्यापार में कोई भी व्यापार कर सकती थी, एक अधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, कंपनी को गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया।
कानूनी सदस्य भी सर्वप्रथम मेघालय कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको? मेघालय को। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। पहले तो केवल कलकत्ता के लिए बनाते थे, अब क्या कर दिया, पूरे भारत पे वो कानून बना सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। उसके बाद क्या आया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। क्या है? मतलब कि जिसमें चर्चा हो, विधि निर्माण हो, तो भारतीय विधान परिषद एक बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के चयन खुली प्रतियोगिता की शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, लेकिन स्थापना कब हुआ? 1774 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई, ये तो सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ये गलत है। ये सही है और ये गलत है, क्योंकि प्रथम न्यायालय के कौन थे? एलिजा एम्पे थे। कौन थे? देखिए यहाँ पे बता देते हैं। एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, उसके बाद आइए सूची में अभी हम लोग इसको मिलाएंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया? ठीक है, तो पहला का 2 हो जाएगा। पिट्स इंडिया, जब, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो आया कब आया? पिट्स इंडिया 1784 के। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1700 नियामक जो अधिनियम आया था 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब ये दिया गया? चार्टर अधिनियम 1800। मतलब कि वहाँ का मिशनरी, जैसे चर्च वगैरह का जो भी ईसाई धर्म मानता था सब, वहाँ का धार्मिक गुरु यहाँ आया। कब आया? 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार उन लोग यहाँ आके बस और यहाँ पे धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुआ? मेघालय पहले बने थे, तो ये 1833 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट अंग्रेजी शिक्षक का नींव कब पड़ा? जैसे अंग्रेजी शिक्षक का कैसे? 1813, क्योंकि 1 लाख पर ईयर देना स्टार्ट किया, खर्च होगा शिक्षा पे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें भी 1823 में भी खर्चा हुआ, ये भी कमेटी बना। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये भी हुआ, तीनों में हुआ। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, इसके बाद किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के, तो कौन सा चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ गए थे? 1873 में चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है, इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। ठीक है, उसमें इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ कर दी। क्राउन की संप्रभुता अभी नहीं आती, 1857 के क्रांति के बाद आया था, तो इसलिए ये। लेकिन इसमें क्या एक और चीज़ है, इसमें जैसे इसमें कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों का ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। ठीक है, ये सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये नहीं हुआ था, अभी तक ये नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में कब आएगा? जब 1857 की क्रांति के बाद आएगा। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कर दिया गया? मतलब कि भारतवासियों इसमें अपने देश में प्रशासन में, जैसे कि प्रशासन में तो भेदभाव नहीं हो रहा था, किस में? चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आइए अब देखिए
1857 के बाद वाला जो चार्टर एक्ट आया उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम कौन सा है? ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो 57 का विद्रोह हुआ था तो रानी का ये क्या था अधिनियम यहाँ पे इलाहाबाद भवन में पढ़ा गया था। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया भारत का शासन। ठीक है। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। पहले तो वहाँ के ऐसे क्या था, मतलब व्यापारिक एक कंपनी था उसका था, अब किसके कर दिया गया? अब ब्रिटिश जो रानी थी उसके अंदर में कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य वित्त सचिव पद का सृजन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ? भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन के संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित थी। ठीक है। इसी में उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भी किया गया। ठीक है। अब आया कौन सा चार्टर है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई 1861 के तहत। इस अधिनियम द्वारा मद्रास बम्बई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ। अब उनको भी विधायी शक्तियाँ फिर से दे दिया गया। पहले भारत के गवर्नर जनरल के पास था, कोलकाता गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल उसको बोला जाने लगा। अब वो विधायी शक्तियाँ फिर मद्रास और बम्बई को वापस दे दिया गया। इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। ठीक है। जो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी हो सकता था, एक बार आपातकाल लग जाए तो। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है। केवल बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है। उसके बाद सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ। वह तब से ही निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ। एक महत्वपूर्ण इसका 1892 का एक महत्वपूर्ण विशेषता है अधिनियम का। इसके बाद कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत फेमस है। इसमें मार्लो मिंटो अधिनियम इसको बोला जाता है या सुधार बोला जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय के विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिला। मतलब विधि निर्माण में भी पार्टिसिपेट करेगा और प्रशासन में भी पार्टिसिपेट करेगा। इस तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की पहली शामिल प्रथम आदमी कौन हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया। मतलब कि केंद्रीय और प्रांतीय मतलब दोनों में सीट को बढ़ाया गया। परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषय में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने, साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसमें मिल गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें क्या किया गया? एक पृथक निर्वाचन भी जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मतलब मुस्लिमों के लिए लाया गया। ये क्या था? पहली बार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हुआ। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। पहला, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को और विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इनके लिए भी सीट फिक्स कर दिया गया। ठीक है। यानी फूट डालो और बांटो, फूट डालो, ऐसा इन लोग करना चाह रहा था अंग्रेज। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब 2 सदन रहेगा, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है।
की व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया और उसके विषय जो था कि कौन किसका विषय है वो केंद्र और प्रांत में बांटा गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। और पूरा क्या द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल जो था वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना पूरे देश के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। मतलब कुछ अधिकार गवर्नर के पास रहता था, कुछ अधिकार वहाँ के विधायक के पास रहता था। उस पे दोनों, जिसमें प्रांतीय विषयों में दो भाग जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ, उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? उत्तरदायी शासन के लिए। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, जो कि बाद में 1927 में कौन आया? साइमन कमीशन आया इसी को जांच करने के लिए। अब भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत के संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार का स्थापना हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चालू कर दी गई। भारत में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई के उसी समय हुआ। रिजर्व बैंक का सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। मतलब 1909 का जो अधिनियम आया था वहाँ तो मुस्लिम था। 1919 का जो आया तो उसमें क्या कर दिया, ईसाई, सिख, इस सबको भी जोड़ दिया। और जो बच्चा कुच्चा 1935 का अधिनियम आया उसमें दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी जोड़ दिया, सम्मिलित कर दिया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। किसका किया गया? जैसे सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश से भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण हुआ। एक बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और सिंध को पंजाब से। ठीक है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, कुछ में। ठीक है, द्विसदनात्मक, वैसे द्विसदनात्मक केवल केंद्र में ही रहा। और उसके बाद द्वैध शासन भी केंद्र में चालू हुआ इस अधिनियम के अनुसार। और राज्य में जो शासन हुआ था 1919 वाला, उसको खत्म कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। ठीक है, वायसराय का पद हटा दिया। अब इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की अनुमति मिली? बहस करने का तो किस में मिला था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, केवल बहस करने का मिला था। ठीक है, वो भी किस पे? धन विधेयक पे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब आया था? पार्लियामेंट सुधार 1909। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय के बताए थे आपको? ये कब आया था? 1935 का अधिनियम। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस में? तो संघीय न्यायालय कब हुआ था? 1937। ठीक है, कब? 1937, ये सही है। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन का अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में। अगर राज्य में पूछता तो 1919 होता। ठीक है, राज्य में हटा दिया गया 35 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन 1935। ठीक है, 1935 अधिनियम। उसके बाद
1919 में भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में तो द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये तो सही है क्योंकि प्रांत में द्वैध शासन चालू हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक, पहला तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये तो 1909 में हुआ था, ठीक है, मार्ले मिंटो। और केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, ठीक है। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? किसमें हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता? प्रांतीय स्वायत्तता किसमें मिला था? 1919 वाला में, ठीक है। उसके बाद आइए, भारत में भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी? तो 1999 में, बोले 1919 में, सॉरी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय, दो मतलब सदन बनाया, किसमें? 1919 में। आइए, निम्नलिखित में से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए दिया गया, सभी के लिए नहीं, उच्च वर्गों के महिलाओं के लिए, ठीक है। ये तो गलत हो गया क्योंकि 21 वर्ष भी वैसा कोई लिमिट नहीं था, ठीक है। और उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। कहाँ किया गया? विधानमंडल में, जो कि ये सही है क्योंकि प्रावधान उसमें, क्योंकि महिला, दलित, ये सबको दिया गया था ना, तो केवल 2 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद आइए, भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, ये तो बात सही है, ठीक है, किया गया था। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों की प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था, तो ये भी सही है। 1941 का टाइम आ गया था, तब तक भारत के लोग बहुत ज़्यादा इसमें आ गए थे एग्जाम निकाल के, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा को निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? निर्वाचन कौन कौन से 1919 के तहत कौन कौन से निर्वाचन हुए? तो 1919 के तहत एक 1926 और 1945 वाला, क्योंकि 1937 वाला जो हुआ था वो 1933 अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो ए और सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? कब किया गया? 1945 में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश के निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है राष्ट्रपति का, इसमें क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का कब हुआ था? 1935 में। और गवर्नर जनरल का कब हुआ था? जो वायसराय था उसका हुआ था 1861 के अधिनियम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो किससे? 1935 शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन में किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो जितना भी संविधान में लिया गया है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। आपको अगर याद भी नहीं रहे फिर भी यही मार दीजिएगा, अधिकतर चीज़ लिया गया है, अगर कोई शासन से लिया गया है तो अधिनियम से। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान अखिल भारतीय हुआ था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित, अवशिष्ट विषय प्रांतीय को नहीं थी, वायसराय के पास थी, ठीक है, ये गलत है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, ठीक है। संघीय और केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ? 1935 के अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने में प्रावधान किसका है? तो इसमें अखिल भारतीय कब हुआ था प्रावधान? 1935 का अधिनियम है, ठीक है।
1935 वाला। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? संघीय शासन की व्यवस्था 1935। ठीक है, 1935 का अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल वैसे वायसराय उसमें उसको बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, लिखित संविधान का कब से आने लगा? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब में। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बात सही है, क्योंकि संविधान में अधिकतर इसी मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह लिया गया है इसी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही लिया गया है, इसी अधिनियम के तहत, बाकी में से नहीं लिया गया। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया? तो बर्मा को 1937 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये अभी हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगता है कि ये चीज़ सुधार करना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।